Okay, so we are starting off with SQL. SQL हम लोग कर रहे हैं ऐसे सेमेस्टर इंस्टेड ऑफ MySQL, ठीक है? तो इसको बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। सो बेसिकली SQL है क्या? आपका जो डेटा होता है, जो भी आप ऑफिस वगैरह में यूज करोगे, यूजुअली वो स्टोर करते हैं एक डेटाबेस पे, ठीक है? सो डेटाबेस इज बेसिकली एक जगह जहाँ पे आपका सारा डेटा जितना भी हो वो सारा स्टोर होता है। तो DBMS में क्यों स्टोर करते हैं डेटा? क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं होती। जैसे एक्सेल में आप देखोगे सिर्फ 1 लाख रोज तक ही सेव हो सकते हैं या 10 लाख तक, बट इन केस ऑफ DBMS ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है? सो अब DBMS से बात करने के लिए जहाँ पे डेटा स्टोर हो रखा है, उसके लिए हम लोग SQL यूज करते हैं, ठीक है? सो SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और DBMS जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो अगेन DBMS क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें कम स्पेस लगती है डेटा स्टोर करने के लिए, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा उसमें इजीली स्टोर हो जाता है, एंड कोई साइज का लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे उतना डेटा स्टोर कर सकते हो। ये एक और चीज होती है, एडिशनली एक और चीज होती है कि जो डेटा आपने सेव करा होता है DBMS में, वो आप इजीली लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो जैसे एक्सेल में क्या होता है, आपको फाइल पूरी शेयर करनी पड़ती है, वो फाइल कोई भी एडिट कर सकता है, कोई भी कैसे भी उससे चेंज कर सकता है। तो वो जो एक्चुअल डेटा होता है वो चेंज हो जाता है, वो मतलब जो सही डेटा है वो नहीं रहता, मतलब भरोसा नहीं रहता। तो डेटा की सिक्योरिटी के लिए हम लोग उसको DBMS में स्टोर करते हैं, सिस्टम, ठीक है? सो DBMS का पहले आर्किटेक्चर समझ लेते हैं। ये सिमिलर है जैसे हमने एक्सेल में देखा था। सो एक्सेल में हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अ टेबल। टेबल के अंदर पहले तो आपका आता है एक सेल, एक सेल में आपकी एक ही वैल्यू फिट होती है, राइट? फिर उसके बाद आता है आपके पास ग्रुप ऑफ सेल्स। तो अगर मैं एक वर्टिकल ग्रुप ऑफ सेल लूँ तो मेरा कॉलम बन जाएगा। कॉलम को हम फील्ड भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। सिमिलरली आपके जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल होता है उसको हम रो बोलते हैं, या रिकॉर्ड बोलते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। एसक्यूएल में इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं टपल, टपल या ट्यूपल बोल लो, ठीक है? सो सेल, फिर आपका कॉलम, रो, इनका कॉम्बिनेशन बनाता है आपका एक टेबल, ठीक है? एक टेबल में आपके मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं। एंड इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो एक कॉलम है तो अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग नंबर ऑफ रोज हो। जितने भी कॉलम्स होते हैं उन सब में सेम नंबर ऑफ रोज रहते हैं, ठीक है? ओके। एडिशनली एक और चीज होती है इन केस ऑफ एसक्यूएल, आपके एक रो में जो भी वैल्यूज आती है उन सबका कंबाइंड वैल्यू, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, तो उस रो में जो एक रो में सारी वैल्यूज होंगी वो उस टेबल में सिर्फ एक ही बार ही आती है, मतलब डुप्लीकेट्स नहीं होते आपके एसक्यूएल की टेबल में, ठीक है? एडिशनली एक और चीज है, तो जैसे हमने अगेन एक्सेल में पढ़ा था टेबल स्ट्रक्चर में, कि आपकी एक एडिशनल रो होती है, स्पेशल रो, जिसको बोलते हैं हेडर रो, राइट? जिसमें आपके फील्ड के नाम होते हैं। ओके। सो टेबल के बाद आता है आपका डेटाबेस। डेटाबेस इज सिंपली ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसमें आपके मल्टीपल टेबल स्टोर हो जाते हैं, ठीक है? तो जैसे हमारी एक्सेल की वर्कबुक है, इसमें मैं एक शीट में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टेबल स्टोर कर सकता हूँ। वैसे ही हमारे पास एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस में आपकी बहुत सारी अलग अलग टेबल स्टोर। एंड फिर आता है एसक्यूएल में सर्वर। तो एक सर्वर में यू हैव मल्टीपल डेटाबेसेस, ठीक है? सो इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। ओके। उसके अलावा एसक्यूएल में हम लोग जब काम करते हैं तो कुछ कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। कन्वेंशंस का बेसिकली क्या मतलब है, कुछ रूल्स हैं जो अगर हम फॉलो करेंगे तो टीम में काम करना इजी रहता है। तो एक बार वो रूल्स देख लेते हैं क्या है। पहली बात तो हमारे जो भी कीवर्ड्स होते हैं एसक्यूएल में, उनको हम ट्राई करते हैं कि अपर केस में लिखें, ताकि अगर हमने कोई क्वेरी बनाई है, राइट, वो रीडेबल रहे, तो हम लोग बता पाए कि फील्ड का नाम क्या है, जो हमने ऑपरेशन लगाया है वो कौन सा है, और जो एसक्यूएल के कीवर्ड्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है?
उसके अलावा आता है कि हम लोग क्वेरी को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि अगेन वो रीडेबल रहे। तो अभी इसका एग्जांपल थोड़ी देर में दिखाता हूँ। उसके अलावा जब भी आप कोई क्वेरी या कमांड लिखते हो एसक्यूएल में, उसको हम ये सेमीकोलन से एंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं बेसिकली। तो हम बेसिकली क्या बताते हैं डीबीएमएस को कि ये मेरा एक कमांड है, या ये मैं तेरे को एक टास्क दे रहा हूँ, ये बस इतना ही टास्क है। ठीक है। एक और चीज हम ट्राई करते हैं कि जो भी हमने पूरा क्वेरी लिखी है या पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो मतलब एक मल्टीपल अगर आप क्वेरीज लिखोगे एक साथ एक पेज पे, दैट फॉर्म्स अ स्क्रिप्ट। तो हम एक स्क्रिप्ट को कमेंट कर देते हैं ताकि वो रीडेबल रहे आगे जाके। ठीक है। उसके अलावा हेडर नेम जब हम एक टेबल बनाते हैं, उस टाइम पे हेडर और टेबल नेम्स को हम अल्फाबेट अपर केस में रखते हैं, अपर केस अल्फाबेट्स में। उसमें नंबर या स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आते अपार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे ही हमने एक क्वेरी लिखी, अब इस क्वेरी में क्या चल रहा है, ठीक है, इसको समझने के लिए इसको पहले तो ढंग के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो आप नोटिस करोगे जैसे ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हो गया इतना, फिर एक इतना पार्ट आ गया, देन एक दूसरा पार्ट आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे आपकी क्वेरी रीडेबल रहती है ताकि आपको समझ आए कि क्या काम कर रहे हैं हमने एग्जैक्टली। ठीक है। अगेन जैसे यही हो गया, तो इसको अलग अलग लाइंस में लिखा हुआ है, अलग अलग कमांड्स को अलग लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती। तो आप चाहे हेडर नेम जैसे भी लिख लो, अपर केस में, लोअर केस में, या मिक्स्ड केस में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन केस ऑफ दिस, जैसे हम लोग एसएसएमएस यूज करने वाले हैं, तो एसएसएमएस में अगर मुझे कोई क्वेरी चलानी होती है, हम क्या करते हैं, उसको हाईलाइट कर लेंगे और फिर F5 दबा देंगे, या फिर FN F5। ठीक है। कूल। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं एसक्यूएल में, उनको एक बार उनके नाम डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले आता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपको बैक स्पेस के आसपास मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग वो वाले फील्ड नेम्स स्टोर कर मतलब बताते हैं जिनमें स्पेस है। तो आइडियली स्पेसेस नहीं होने चाहिए, पर इन केस अगर स्पेसेस होते हैं हमारे फील्ड नेम में, तो हम उनको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं। स्पेसेस हो गए या स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए या नंबर्स हो गए। ठीक है। उसके अलावा एक और आता है आपका सिंबल परसेंटेज का, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का काम होता है बेसिकली रिमाइंडर निकालना। ठीक है। देन आपके नॉर्मल या राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट्स के जो फंक्शंस हैं उनके आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करते हैं कि जैसे मुझे सम निकालना है, एवरेज निकालना है, सो ऑन। फिर आपका आता है माइनस का सिंबल, या इसको बोलते हैं हाइफन। हाइफन का काम है सिंपली फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। फिर प्लस का सिंबल एडिशन के लिए यूज होता है। डिवीजन के लिए आपका फॉरवर्ड स्लैश है, तो आप देखोगे ये वाला थोड़ा आगे की तरफ लीन कर रहा है। ऐसे ही आपका बैक स्पेस के पास होगा एक बैक स्लैश बोलते हैं उसे। ठीक है। सो ये हो गया आपका फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिवीजन। देन एस्टरिस्क या स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर आपका आता है कि एसएसएमएस में आपके पास ये डबल कोट्स होते हैं, राइट। डबल कोट्स यूज होते हैं जस्ट लाइक आपके ये हो गए, मान लो स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर आपके ये कॉलम के नाम में स्पेसेस हैं या फिर उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो हम उनको डबल कोट्स में भी एनक्लोज कर सकते हैं। फिर आता है आपका सिंगल कोट्स या अपॉस्ट्रोफीज। ये यूज होते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए। तो जैसे नाम हो गया, किसी का कंपनी नेम हो गया, सो ऑन, या डेट्स होगी, तो उनको हम ऐसे सिंगल कोट्स में डिफाइन करते हैं। सेमी कोलन हमने देखा था, ये आपका यूज होता है ताकि आप कोई भी क्वेरी लिखिए उसका एंड बता पाओ कि मेरी क्वेरी बस इतनी है। ठीक है। देन यू हैव ग्रेटर देन का सिंबल, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है वो राइट हैंड साइड वाले नंबर से बड़ा है या नहीं। सिमिलरली ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू। एक नॉर्मल आपका इक्वल टू हो गया कि दोनों नंबर सेम है दोनों साइड पे। फिर आपके नॉट इक्वल टू के लिए दो तरीके होते हैं, दोनों में से कोई भी चल जाता है। सो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू, या फिर लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल मिला के विदाउट एनी स्पेसेस, ये आपका नॉट इक्वल टू का सिंबल बना देता है। तो ये आपके सिंबल्स हो गए इन एसक्यूएल।
अपार्ट फ्रॉम दैट कमेंट कैसे करते हैं? सो अगर जस्ट मान लो मुझे एक कमेंट करना है जो मल्टीपल लाइंस का है, तो मैं सिंपली उसमें फॉरवर्ड स्लैश स्टार, ये करता है स्टार्ट आपका कमेंट, एंड देन स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ये आपका कमेंट एंड करता है। तो अगर मैं इतना पार्ट हटा दूं, अगर ये अभी क्या करेगा, इसको रन कर देगा, पर ये इनवैलिड है, तो इसको कमेंट आउट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश। ऐसे ही आप सिंगल लाइन कमेंट भी दे सकते हो यूजिंग डबल हाइफन। ठीक है, तो जो भी ग्रीन उसमें मुझे दिख रहा है दैट्स अ कमेंट बेसिकली। ओके, कूल। सो एसक्यूएल के देयर आर फर्दर और भी इसके सब लैंग्वेजेस होते हैं, एक बारी वो भी देख लेते हैं। ओके, एक और आपका डेटा टाइप होता है बूल या बूलियन। सो दिस इज सेम एज जैसे एक्सेल में था, ट्रू या फिर फॉल्स। तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली आपका सेंटर लाइन होके आ रहा है और अपर केस में आ रहा है। तो ये आपका स्ट्रिंग नहीं है एक्चुअली, दिस इज बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। सो इन केस ऑफ एसक्यूएल या कोई भी और सॉफ्टवेयर होता है, ट्रू आपका स्टोर होता है 1 की तरह, फॉल्स आपका स्टोर होता है 0 की तरह, पर दिखता ये ऐसे है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, कमिंग ऑन टू इंटीजर। इंटीजर इज बेसिकली आपके होल नंबर वैल्यूज, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। फिर आता है आपका डेसिमल वैल्यूज। तो डेसिमल वैल्यूज कैसे डिफाइन करते हैं एसक्यूएल में? मैंने लिखा डेसिमल मेरा डेटा टाइप है और इसका एक साइज डिफाइन करना होता है। सो साइज क्या है, इसमें आपके दो पार्ट्स आते हैं। पहला आता है प्रिसिजन, दूसरा आता है स्केल। सो डेसिमल, प्रिसिजन और स्केल। प्रिसिजन बोलता है कि आपके पूरे जो नंबर है उसमें कितने डिजिट्स होंगे डेसिमल प्लेस से पहले और डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है, सो जैसे ये मेरा हो गया, तो इसमें जितने भी मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं वो मेरा प्रिसिजन हो गया। तो ये हो गया कितना, तो 11 इसमें डिजिट्स हैं, तो मेरी प्रिसिजन की वैल्यू होगी 11। स्केल हो गया कि मेरे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ सकते हैं, कितने नंबर आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका, एक सेकेंड, 6। तो इस नंबर के लिए मुझे 11 और 6 लिखना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, डेसिमल 11 और 6। ठीक है, अगर मैंने मान लो ये लिख दिया डेसिमल 2, तो फिर ये इसको राउंड ऑफ कर देगा 2 डेसिमल प्लेसेस में। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आता है डेट। सो डेट में आपकी वैल्यू स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है डेट का एसक्यूएल में या कोई भी सॉफ्टवेयर में, विच इज 4 टाइम्स वाई, 2 टाइम एम और 2 टाइम्स डी। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हर जगह फॉलो होता है। एक और आपका डेटा टाइप है डेट टाइम। डेट टाइम में बस आपकी डेट की वैल्यू होती है, साथ में यू हैव आपका टाइम का वैल्यू। ठीक है, ये आपके फिक्स साइज होते हैं, इसका साइज हम खुद से चेंज नहीं कर सकते। ये एक इनका सेट रहता है जितना भी साइज ये कंज्यूम करें। सो अब इन डेटा टाइप्स को यूज कैसे करते हैं? हम लोग अपनी टेबल बनाते हैं पहली, उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा हो गया। एक सेकंड, ये क्या है इसमें सपोर्ट, ये आपका सिंटैक्स हो गया टेबल बनाने के लिए। इसको मैंने सेलेक्ट हाईलाइट करके रन करा। Select,
सो मैंने टेबल बनाई, उस टेबल में मेरे पास ये सारे कॉलम्स हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फलाना, ठीक है। बूलियन अभी के लिए मैंने हटा दिए, वो बाद में देखते हैं कैसे आता है। अभी जैसे मैंने ये टेबल व्यू करी तो इसमें बस कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, एम्प्टी टेबल है ये, बस हेडर्स ही आते हैं। तो जो आप टेबल बनाते हैं वो बस एक एम्प्टी टेबल की तरह क्रिएट हो जाती है। इसमें हमें डेटा इंसर्ट करना होता है थ्रू डीएमएल, ठीक है। ओके, सो टेबल में से डेटा देखने के लिए हम ये कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल, आपका जो एस्टेरिस्क का सिंबल है, फ्रॉम हमारा टेबल का नाम। सो वो सिंटैक्स मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर रखा है। ये जो होता है ये डिफाइन करता है आपको कि सारे, अगर आप सेलेक्ट के साथ लिखते हैं ऐसे, तो ये डिफाइन करते हैं कि आपको सारे रोज, सारे कॉलम जितने भी आपके टेबल में है, वो सब देखना है, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि कॉलम नेम्स भी लिख सकते हैं, जैसे मुझे कोई सिलेक्टेड कॉलम देखने हो, मैं वो भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम वाला कॉलम ही देखना है, फर्स्ट नेम फ्रॉम, तो सिर्फ फर्स्ट नेम वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक और होता है, ये हम लोग बार बार रिविजिट करेंगे, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा, एक ये ऑपरेशन आता है, राइट, कि पहले हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, फिर जो ऑर्डर वाला सिंबल है वो इवैल्यूएट करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। तो वैसे इन केस ऑफ आपकी जो एसक्यूएल की क्वेरी होती है, जिससे मान लो इतनी बड़ी मैंने क्वेरी लिखी, तो इस क्वेरी में जो अलग अलग पार्ट्स हैं आपके, वो अलग अलग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। सो जैसे पहला जो आपका पार्ट होता है दैट इज फ्रॉम, कि पहले जो हम टेबल बुला रहे हैं वो वाली पूरी टेबल फैच हो जाती है। फिर उसके बाद आप जैसे अभी हमने सिर्फ सेलेक्ट तक ही करा हुआ है, तो ये धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे जैसे आगे बढ़ते हैं, राइट। सो पहले आपका फ्रॉम चलता है, उसके बाद सेलेक्ट का जो कमांड है वो चलेगा, ठीक है। तो अगेन जैसे यहाँ पर हमने लिखा था, पहले मेरी पूरी टेबल आ गई, फिर मैं कह रहा हूँ उसमें से मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम का कॉलम देता, ठीक है। अब हम लोग एक कन्वेंशन ये फॉलो करते हैं कि जो मेरे टेबल के नाम, मतलब सॉरी हेडर्स के नाम है, अगर मेरे पास मल्टीपल वर्ड के हेडर्स होते हैं तो हमें लिखना चाहिए उसको इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट वर्ड अंडरस्कोर लास्ट वर्ड, ताकि थोड़ा रीडेबल हो जाए। तो हमें जैसे अब इनको रीनेम करना है ये सारे कॉलम्स को, उसके लिए हम लोग ऑल्टर कमांड यूज कर सकते हैं। सो रीनेम करने के लिए हम ये वाला सिंटैक्स फॉलो करते हैं। इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। rename, एक सेकेंड, चलो इस पे हम एक बार वापस आते हैं। ये वाला एक्चुअली माई स्किल का सिंटैक्स है, इसको देखते हैं इन सम टाइम। यही वाला सिंटैक्स अगर हम माई स्किल में लिख रहे होते तो सेम सिंटैक्स वी कैन यूज फॉर चेंजिंग डेटा टाइप आल्सो, मतलब सिमिलर सिंटैक्स यहाँ पे लिखिए एक्चुअली, सिंटैक्स फॉर चेंजिंग। इसको मैं अपडेट करके इसमें एसएसएमएस वाला जो सिंटैक्स है वो डाल दूंगा, ठीक है। सो ऑल्टर कमांड, ठीक है, देखना पड़ेगा मुझे भी। सो आप हाँ, नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा। ओके, सो आप ऐसे ही ऑल्टर कमांड यूज करके जो डेटा टाइप होता है या कॉलम का नेम होता है वो चेंज कर सकते हो। ये बस मुझे सिंटैक्स एसएसएमएस वाला देखना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। ऑल्टर कमांड से हम टेबल्स में जो फील्ड्स हैं वो भी हटा सकते हैं। उसका सिंटैक्स होता है आपका ऑल्टर टेबल
आपका टेबल का नाम, देन ड्रॉप कॉलम, जो भी फील्ड हमें डिलीट करना है। जैसे मान लो ये मुझे डिलीट करना है, सिलेक्ट ऑल, तो अब वेट वाला जो कॉलम है वो हटेगा। ठीक है, so ऐसे हम टेब फील्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। ये भी डिलीट करा, और हम फील्ड्स को ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने वेट का कॉलम गलती से हटा दिया, तो वापस उसे लाने के लिए simply, ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। सो इसमें बस okay. अब जैसे मैंने ये सिंटैक्स लिखा, ये एरर थ्रो कर रहा है, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो हमारे हेडर के नाम है उसमें स्पेसेस आ रहे हैं। तो जैसे ये वॉकिंग वाला हो गया फॉर एग्जांपल, वॉकिंग ब्लैक कलर में आ रहा है, पर जैसे फुल नेम के जो दोनों वर्ड्स हैं वो ब्लू हाईलाइट हो रहे हैं, राइट, और हमारे जो कीवर्ड है वो भी ब्लू हाईलाइट हो रहे हैं। तो पहली बात तो एसक्यूएल को लग रहा है कि ये हमारा कीवर्ड है, नॉट हेडर नेम। दूसरी बात, इसमें स्पेस है जो इनवैलिड होता है इन केस ऑफ आपका हेडर्स। तो एसक्यूएल में जब भी हेडर्स वैसे करते हैं उसमें स्पेसेस नहीं रखते। बट अगर फॉर सम रीजन हमें स्पेस या कोई स्पेशल कैरेक्टर रखना है, तो हम क्या करते हैं कि इनको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखो, एक सेकंड, अच्छा इसमें सपोर्ट ही नहीं होता ये। सो अगेन यहाँ पे माई स्किल में टैक्स को अलग है। राइट, सो इसको यहाँ पे भी कर देता हूँ पहले। जैसे ये सिंटैक्स रन करा, एरर थ्रो कर रहा है, बट अगर मैं फुल नेम को स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दूं तो ये चल गया। ठीक है, या सिमिलरली इसको हम डबल कोट्स में लिख सकते हैं। सो सो ये इज वर्किंग वाला भी ऐड हो गया। ठीक है, ये भी आई थिंक इसमें काम करेगा। स्क्वायर ब्रैकेट, हम्म, जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पर, फुल नेम का कॉलम मुझे चाहिए नहीं,
सिमिलरली मुझको बाकी जो कॉलम्स हैं वो भी चाहिए। सो स्टूडेंट तो है ही नहीं शायद। स्टूडेंट है ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज योर प्रीटी मच आपका डीडीएल का पार्ट कि कैसे टेबल डेटाबेस ऐड करते हैं, टेबल कैसे ऐड करेंगे एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे वैसे रैप अप कर सकते हैं या आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ सकते हैं। इतना ठीक है। ओके।